गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके भारतीय समाज के प्रश्न पत्र में चर्चा करने वाले हैं परिवारों के प्रकार के बारे में। अभी तक हमने परिवार की अवधारणा के बारे में जितना जाना है उससे हमें समझ में आता है कि परिवार जो है वो प्रत्येक समाज में हमेशा से विद्यमान रहे हैं और परिवारों की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक पक्ष को हमने देखा और समझा है। संरचना के रूप में परिवारों में सदस्यों से मिलकर उसकी संरचना बनती है और प्रकार्यात्मक रूप में जब हम देखते हैं तो परिवार अपने सदस्यों के लिए, समाज के लिए बहुत सारे प्रकारों को करता है। इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परिवारों के कितने प्रकार जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले हम संख्या के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण करते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। संख्या के आधार पर हम देखते हैं कि परिवारों के 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला प्रकार जो है वो न्यूक्लियर फैमिली या नाभिकीय प्रकार, जिसमें परिवार के अंदर स्त्री, पुरुष और उनके आश्रित बच्चे होते हैं। इसका आकार छोटा होता है और यह परिवार का सबसे मूल रूप पाया जाता है, परिवारों में सबसे मूल रूप में पाया जाता है। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि नाभिकीय या न्यूक्लियर फैमिली की संख्या जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली जो है वो जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं, सामूहिक रसोई घर का प्रयोग करते हैं, यानी कि उनका खाना जो है वो एक साथ बनता है, सामूहिक पूजा घर का प्रयोग करते हैं और उनकी संपत्ति जो है वो सामूहिक या साझी होती है। तो इस प्रकार से जॉइंट फैमिली सिस्टम हम भारतीय समाज के अंदर बहुतायत से देखते हैं और ग्रामीण भारतीय समाज की यह एक प्रमुख विशेषता के रूप में हमें दिखाई देता है। तीसरा जो प्रकार है संख्या के आधार पर वह है विस्तृत प्रकार, जो कि एक बड़ा रूप है परिवारों का। संख्या बहुत ज़्यादा होती है सदस्यों की। इस प्रकार के परिवारों में सभी रक्त के संबंधी और अन्य प्रकार के संबंधी शामिल होते हैं और साथ ही साथ इसमें विवाह के संबंधी भी पाए जाते हैं। इनकी सदस्य संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इनका आकार बड़ा होता है। इसके बाद हम निवास स्थान के आधार पर देखते हैं कि परिवारों के कितने प्रकार हैं और उन्हें किस प्रकार से समझाया गया है। तो सबसे पहला प्रकार पितृस्थानीय, यानी कि विवाह के बाद जब वर वधू पिता के साथ रहने के लिए जाते हैं तो वे पितृस्थानीय परिवार जो हैं वो कहलाते हैं। अपने परिवार जो है, हिंदू परिवार अधिकतर नहीं, सारे ही हिंदू परिवार पितृस्थानीय परिवारों के अंतर्गत आते हैं। मातृस्थानीय परिवारों में बहुत सारी जनजातीय परिवारों को हम देखते हैं, जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी माता के साथ या माता के स्थान पर रहने के लिए जाते हैं, पत्नी के स्थान पर रहने के लिए जाते हैं। उन्हें मातृस्थानीय परिवार कहा जाता है। मातृ और पितृस्थानीय परिवारों के अंतर्गत हम देखते हैं कई समाज ऐसे हैं जिनमें नवविवाहित दंपति पति या पत्नी में से किसी एक के परिवार के साथ नहीं रहते, बल्कि दोनों में से किसी के साथ भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों विशेषताओं को अपने में समेटे हुए होते हैं। इसका चौथा प्रकार है नवस्थानीय, यानी कि वे अपना एक नया स्थान बनाकर रहते हैं, नए निवास में रहते हैं। माता या पिता किसी के साथ भी वे नहीं रहते हैं। मामा स्थानीय परिवारों के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो नवविवाहित दंपति है वो अपने मामा के साथ या मामा के परिवार के साथ जाकर रहते हैं, माँ के भाई के परिवार के साथ रहते हैं और जनजातीय परिवारों में यह हमें व्यवस्था देखने को मिलती है। द्विस्थानीय परिवारों में कुछ स्थानों पर ऐसे परिवार पाए जाते हैं जहाँ पर विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के स्थानों के परिवारों में रहते हैं। रात्रिकालीन व्यवस्था के अंतर्गत पति जो है वो अपनी पत्नी के घर जाता है, लेकिन दिन में वह अपना समय अपने परिवार में और उनके कार्यों के सहयोग में व्यतीत करता है। तो इस प्रकार के परिवारों को ड्यूलोकल या द्विस्थानीय कह दिया जाता है। अगला जो प्रकार है वो अथॉरिटी या सत्ता के आधार पर
परिवारों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें दो प्रकार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। अगर हम भारतीय समाज को देखें तो भारतीय समाज में अधिकांश परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक है, अर्थात अथॉरिटी या सत्ता जो है वो पिता की चलती है, पुरुष सदस्यों की चलती है। दादा अगर परिवार का मुखिया है, उसके बाद पिता, उनका पुत्र, इस प्रकार से जो है वो सत्ता चलती रहती है। मातृसत्तात्मक परिवारों में सत्ता जो है वो माता से पुत्री को हस्तांतरित होती है और माता की सत्ता उसमें चलती है, अधिकार जो है वो माता का रहता है। और यह तो ध्यान देने योग्य या सामान्य बात है कि सभी समाजों में सत्ता परिवार के मुखिया को देने की व्यवस्था बनी रहती है। परिवार में यह सत्ता या तो सबसे बड़े पुरुष को दे दी जाती है या फिर सबसे बड़ी स्त्री को दे दी जाती है। तो इस प्रकार से हम अधिकार के आधार पर इन परिवारों को देखते हैं। अगले वर्गीकरण के अंदर हम देखते हैं कि परिवारों का उत्तराधिकार के आधार पर किस उसमें बांटा गया है। तो यहाँ पर भी दो प्रकार से परिवारों को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है उत्तराधिकार के आधार पर, पितृमार्गी और मातृमार्गी। सभी परिवारों में मुखिया के पास सत्ता के रूप में मकान, चल और अचल संपत्ति जो है वो पाई जाती है और मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस आधार पर परिवारों को दो भागों में बांटा गया। पितृमार्गी यानी कि पिता से सत्ता का हस्तांतरण पुत्र को होगा, हिंदू समाजों के जो परिवार हम देखते हैं, और मातृमार्गी परिवारों के अंदर जो कि हमें दक्षिण भारत के मालाबार, नायर, खासी, गारो आदि परिवारों में, मालाबार क्षेत्र में रहने वाली जो जनजातियाँ हैं वो ये मातृमार्गी परिवार हैं, जिनमें की जो भी संपत्ति है वह उत्तराधिकारी के रूप में किसको दी जाएगी, यहाँ पर माता के द्वारा पुत्री को जो है वो हस्तांतरित की जाती है। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रकार के जो है वो नियम पाए जाते हैं, बड़ी पुत्री को या छोटी पुत्री को, जिसका हम विस्तृत वर्णन जो है वो आगे आने वाले अध्यायों में करेंगे। तो इस प्रकार से उत्तराधिकार के आधार पर भी परिवार दो प्रकार के पाए जाते हैं। जब हम वंश के आधार पर परिवारों को देखते हैं तो वर्गीकरण की इस प्रकारों में हम चार प्रकार के परिवारों को देखते हैं। वंश यानी कि किसके नाम पर यह वंश आगे चलेगा, क्योंकि परिवार आप जानते हैं स्टूडेंट्स की स्थायी और अस्थायी प्रकृति की जब हम चर्चा करते हैं तो एक संस्था के रूप में यह स्थायी है और एक संघ या समिति के रूप में यह अस्थायी है, लेकिन नए सदस्यों का आगमन जो है वो इसे बनाए रखता है, परिवारों की निरंतरता को बनाए रखता है। अब वह वंश किसके नाम से चलेगा, तो पहले आधार पर हम देखते हैं पितृवंशीय, पिता के नाम से वंश जो है वो चलता है। दूसरे आधार पर हम देखते हैं कि मातृवंशीय, ऐसे परिवारों में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों को उनका वंश नाम जो है वो मिलता है। तीसरे आधार के में हम देखते हैं द्विवंशीय, ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी दोनों से संबंधित रहता है, जबकि दो अन्य संबंधी दादी और नाना जो है वो छोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे परिवारों को द्विवंशीय परिवारों के वर्गीकरण में रखा जाता है। चौथा जो प्रकार बताया गया है वह है उभयवाही परिवार। कुछ परिवारों में वंश जो है वो वंशानुगत संबंधों पर ना होकर सभी निकट के संबंधियों से समान रूप से संबंधित होता है और ऐसे समाजों में पैतृक और मातृक दोनों वंश परंपराएं साथ साथ चलती रहती हैं। इसमें एक ही समय में व्यक्ति जो है वो अपने दादा दादी, नाना नानी से संबंधित रहता है और इस प्रकार यह उभयवाही परिवार जो है वो कहलाते हैं वंश नाम के आधार पर। अगला जो आधार है वो हम देखते हैं बंधुत्व या नातेदारी के आधार पर परिवारों को कितने भागों में बांटा गया है। बंधुत्व व्यवस्था या नातेदारी को आपने समझा है तो उसमें यह है कि नातेदारी व्यवस्था बहुत प्राचीन व्यवस्था है और हम अपने सभी नातेदारों, रिश्तेदारों, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं बंधु बांधवों के साथ रक्त या विवाह के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से लिंटन जो है इसे दो भागों में बांटते हैं। अब देखिए
पहला भाग वो कहते हैं कि विवाह संबंधी परिवार, जो विवाहों के आधार पर बनते हैं, जिसमें विवाहिक संबंधी साथ साथ रहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वो कहता है रक्त के संबंधी, जिनमें रक्त के संबंधी साथ साथ रहते हैं। तो नातेदारी व्यवस्था भी इन्हीं दो आधारों पर टिकी हुई है और दो आधारों पर इसे नातेदारी के आधार पर बांटा गया है। अगला जो प्रकार हम देखते हैं वह है विवाह साथियों की संख्या के आधार पर, कि एक व्यक्ति जो है उसके विवाह का जो पार्टनर है, जो साथी है, उसकी संख्या कितनी होगी। जैसा कि पहला इसका प्रकार है एक विवाही प्रकार, यानी एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है और फिर उनके द्वारा उत्पन्न संतान से वह परिवार का निर्माण करता है, तो यह एक विवाही परिवार कहलाता है। इसमें पति या पत्नी की मृत्यु होने के बाद दोनों को ही विवाह करने की स्वीकृति मिल जाती है और वे दोबारा से विवाह कर सकते हैं। तलाक के बाद भी वे दोबारा से विवाह कर सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है द्विविवाही परिवार, जिसमें कि एक पुरुष जो है वो दो स्त्रियों से विवाह कर सकता है और ऐसे परिवार जो हैं इनसे उत्पन्न जो संतान होती है वह द्विविवाही परिवारों को जन्म देती है या ऐसे परिवार वे बनाते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है बहुविवाही परिवार, जिसमें दो व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, या तो एक स्त्री के एक से अधिक पति होंगे या एक जो पति है उसकी एक से अधिक स्त्रियां होंगी, पत्नियां होंगी, यानी दो प्रकार इसमें दिखाई देते हैं। बहुपति जो प्रकार है उसमें एक से अधिक जीवन साथी के रूप में जो है वो एक ही समय में एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती है, जिसका हम आदिकाल से एग्जाम्पल देखते हैं। महाभारत के अंदर द्रौपदी के 5 पति जो है वो हमें दिखाई देते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुपत्नी विवाह के अंतर्गत एक पुरुष जो है वो अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है, एक से ज़्यादा स्त्रियों से विवाह करने की उसे स्वीकृति प्राप्त होती है। ये स्त्रियां उसकी बहनें भी हो सकती हैं। इसी तरह से पति जो है वो सारे सगे भाई भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और इस प्रकार से इन विवाहों को जनजातियों में मान्यता प्राप्त होती है। तीसरा जो इसमें बहुविवाही परिवारों में प्रकार बताया गया है वह है समूह विवाही परिवार का। जब कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक पूरे समूह के साथ विवाह कर लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि समूह की सारी स्त्रियाँ सारे पुरुषों की पत्नियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से वे सभी जो हैं सभी पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति कहलाते हैं। इन परिवारों को हम समूह विवाही परिवार जो है कहते हैं और यह जीवन साथी की संख्या के आधार पर पाए जाते हैं। परिवार के कुछ अन्य रूपों की जब हम चर्चा करते हैं तो एक तो जन्म मूलक परिवार है, जिसको हम फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहते हैं। जिस परिवार में व्यक्ति ने जन्म लिया है वह उसका जन्म मूलक परिवार कहलाता है, जैसे आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह है प्रजनन मूलक परिवार। जब एक स्त्री और पुरुष स्वयं प्रजनन के द्वारा संतान को जन्म देकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, उसको प्रजनन मूलक, इसको फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहते हैं। जैसा कि विवाह के बाद ये परिवार स्थापित होते हैं। यहाँ पर जो है तीसरा परिवार समरक्त परिवार बताए गए हैं, जिसमें कि केवल रक्त के संबंधी साथ में रहते हैं, कोई जो है वो विवाह का संबंधी इसमें नहीं रहता है। इसके बाद न्यूर ने एक और परिवारों की चर्चा की है, जिसमें कि प्रेत परिवार कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद यह कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के नाम पर विवाह कर सकता है, जिसको प्रेत विवाह कहा जाता है और इस प्रकार से यह विवाह मान्य होता है। इसके बाद आता है विवाह संबंधी परिवार, जिसमें रक्त और विवाह
दोनों के संबंधी जो हैं वो पाए जाते हैं और साथ साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से परिवारों के इस वर्गीकरण में हम देखते हैं कि परिवारों के बनने का बहुत सारे आधारों की चर्चा जो है, बनने के बहुत सारे आधारों की चर्चा की गई है और इस आधार पर हम परिवारों को और विस्तृत तरीके से समझ सकते हैं कि किस समाज में किस प्रकार के परिवार जो हैं वो पाए जाते हैं। यदि हम भारतीय समाज को देखते हैं तो एक बात स्पष्टता से समझ में आती है जब हम उसकी विशेषताओं की बात करते हैं, तो यहाँ हम संयुक्त परिवारों की चर्चा जो है वो विस्तृत रूप से करते हैं कि संयुक्त परिवार जो है वो हमारी एक विशेषता के रूप में भारतीय समाज में सामने आते हैं। और संयुक्त परिवारों के अंदर के ऊपर बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अध्ययन किए हैं और इस आधार पर भारत में संयुक्त परिवारों की संरचना और उनकी चर्चा, उनके प्रकारों को हमारे सामने रखा है, जिसको कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। धन्यवाद।